वेलकम टू तरुण IAS। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम 29 अगस्त 2022 की समसामयिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से लिया गया है, जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर। उस शुरुआत करने से पहले इस कोट पर हम एक बार नजर डालते हैं। कोट कहता है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही जीवन को सफल बना देता है। हमारे जीवन में सफलता कहीं न कहीं समय और शिक्षा पर आधारित होती है। हम अपने जीवन में समय का जितना ज़्यादा सदुपयोग करते हैं, सफलता उसी के अनुरूप हमारे पास आती है। तो कहीं ना कहीं सफलता का संबंध समय से जरूर होता है। तो अगर हम अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित किया है तो लक्ष्य के प्रति समय को सही रूप से प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये कोट हमारे जीवन के लिए, हमारे अध्ययन के लिए, हमारे सिविल सर्विसेज के लक्ष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि खबर समसामयिक घटना जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन एक्सप्रेस का ये खबर है। और इंडियन एक्सप्रेस के स्पेशली इसलिए क्योंकि ये खबर हमारे जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन 2 की प्रासंगिकता को लिया गया है, जिसमें शासन और उसके महत्वपूर्ण पहलू पर बात करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इस न्यूज के माध्यम से ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 13 लाख घरों की मांग की है। हम सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि सभी को घर मुहैया करवाया जाए, सभी जरूरतमंदों को, पिछड़े वर्ग को, दबे कुचले लोग को जिनके पास आवास नहीं है उसे आवास मुहैया करवाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 13 लाख घरों की मांग की है। अन्य 13 लाख की बात की जा रही है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने इस मांग को इनकार कर दिया है। देखते हैं क्या है ये घटना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की अगर हम बात करें तो समाचार न्यूज में ये कहा जा रहा है कि केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 13 लाख अतिरिक्त योग्य लाभार्थियों के लिए घरों की मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को अनुरोध किया था, लेकिन इस अनुरोध को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। आप सभी को यह बात पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र से 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण के तहत 13 लाख घरों की मंजूरी देने की आग्रह की थी। आप सभी को यह बात पता होना चाहिए कि 2020-21 में आवास तथा उस सूची के अनुसार 11.66 लाख घरों के अतिरिक्त पर भी मांग की गई थी। लेकिन ये बातें केंद्र सरकार ने यूपी गवर्नमेंट को ठुकराया। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर यह चर्चा करेंगे, ये तो हमारा रोजमर्रा का, ये हमारे न्यूज का एक प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले हमारे एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बिंदु है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, 2 प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य मकसद यह था कि 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी को घर उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इस योजना को 2022 से आगे बढ़ा करके 2024 तक कर दिया गया है, अर्थात इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है। तात्पर्य यह है कि 2022 तक योजना संपूर्णतः पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। लक्ष्य था, इस योजना का मुख्य लक्ष्य था कि 2.9 करोड़ घरों का निर्माण कराना, 2.95 घरों का निर्माण कराना इस योजना का मुख्य रूप से लक्ष्य था। आखिर क्या है? हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश एक तरीके से समाजवाद विचार वाला देश है। तो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के अंदर में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको घर
मुहैया कराना ये सरकार की प्रथम दायित्व है। एक सर्वे 2011 के जनगणना सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार से ये चीज देखा गया, उस डेटा के अनुसार के 2.15 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई है कि भाई इतने लोगों को घर चाहिए, लेकिन शेष 80 लाख लाभार्थी की पहचान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से ये पहचान किया गया। हालांकि 2011 में ये बातें शामिल नहीं की गई है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं केंद्र के लक्ष्य के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि हाल में केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 26.15 लाख घरों का लक्ष्य रखा था। हालांकि 25.79 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं, ऐसा हमारा डेटा कहता है ना। लेकिन इसके बावजूद भी यूपी सरकार ने और भी घरों का डिमांड किया है, जो कि केंद्र सरकार ने इसको इनकार किया। तो ये हमारे इंडियन एक्सप्रेस का एक सबसे प्रमुख समाचार खबर था, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके के प्रश्न हमारे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से तहत, तथा मुख्य परीक्षा में भी इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलिए थोड़ी सी हम नजर डालते हैं इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर। अगर हम बात किया जाए तो ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का ही समाचार है कि समुद्री गाय का विलुप्त होना। एक अध्ययन के तहत यह कहा जा रहा है कि जो समुद्री गाय है, जिसे आप सी काऊ भी कहते हैं, वो जो है दिन पर दिन विलुप्त हो रहा है। ये हमारा पर्यवेक्षण संरक्षण GS 3 का ये मुद्दा बन सकता है। इसमें यह कहा गया कि आप सभी को पता होगा कि जो डुगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय है, एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि एक समुद्री स्तनधारी प्राणी है। एशिया और अफ्रीका में समुद्र तल पर यह घूमने वाला जो समुद्री गाय एक प्रजाति है, जिसको आप डुगोंग कहते हैं। डुगोंग को सदियों से चीन के दक्षिण तट पर नहीं दिखा गया था, लेकिन एक नई खोज के माध्यम से यह पता चला है कि डुगोंग चीन के तटीय जल में कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने वाला पहला बड़ा कशेरुक बन गया है। 1970 के दशक की अगर हम बात करें तो 1970 के दशक के मध्य में शुरू की गई थी, और विलुप्त होने का ये पहचान तो यहां पर जनसंख्या में इसका काफी तेजी से गिरावट देखने को मिला था। मतलब ये जो हमारा समुद्री गाय है, उसकी जनसंख्या में आपको गिरावट देखने को मिला था। लेकिन ये क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं कि चीन के तटीय जल के कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने वाला जो पहला बड़ा ये बन गया था, और 1970 में धीरे धीरे ये गिर गया, है ना। इसकी गिरावट हुई, ये कम होता गया। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आखिर है क्या, डुगोंग क्या है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डुगोंग जो है एक तरीके से समुद्री स्तनधारी जीव है, जिसको आप समुद्री गाय कहते हैं, जिसे समुद्र की गाय भी कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं एक शाकाहारी प्राणी है। ये अक्सर जो स्तनधारी है, शाकाहारी प्राणी है, और दरियाई गाय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये अक्सर अपने भोजन के लिए, घास चरने के लिए ये जल से बाहर निकलती है, सांस लेने के लिए जल से बाहर निकलती है। ज्यादातर ये जल में ही ये निवास करती है। कभी कभी इस तरीके की भी सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में ये आपके गाय पाए जाते हैं। प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इससे संबंधित। सो डुगोंग जो है वैसे कि दुनिया के 37 देशों में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में स्पेशली अगर इसको देखा जाए तो भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आप पश्चिमी प्रशांत महासागर में से लेकर अफ्रीका के पूर्व तटों पर भी इसको देखा गया है ना। लेकिन अगर इसी की बात करें, हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है IUCN में इसको संकटग्रस्त प्रजाति के सूची में इसको डाला गया है, और इसको असुरक्षित अर्थात वल्नरेबल के दर्जा दिया गया है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है द हिंदू का है।
और इसमें कहा गया है कि वित्तीय समावेशन के विकास को गति मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। ये हमारे GS3 का प्रसंग बन सकता है। समावेशी विकास और इसके उत्पन्न होने वाले मुद्दे से संबंधित इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सवाल इससे बन सकता है। तो क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। समाचार में यह है कि जो वित्तीय समावेशन योजना है, आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का एक मुहिम था, है ना। तो वित्तीय समावेशन योजना की 8वीं वर्षगांठ आपको देखने को मिला है। ये 8वीं वर्षगांठ है ये। और हम सभी जानते हैं कि वित्तीय समावेशन या समावेशी विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। ये हमारी भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी ताकि समाज के जो हाशिए पर स्थित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग तबके के लोग हैं, उस समग्र आर्थिक विकास उनका हो इस योजना के तहत। और इसी योजना के तहत चलाया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये सभी को आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर बात करें तो इसकी सफलता की एक रूपरेखा को देखें तो हमारे देश में 67% जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एक रेट देखा गया कि 67% लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ उठाया है। वहीं पर 56% महिला जनधन खाता धारक के एक तरीके से विस्तारित कवरेज के साथ 31.74 लाख करोड़ की जमा राशि के साथ 40 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक में जनधन अकाउंट खोलने का काम किया है। इस पर लक्ष्य को पूरा किया गया है। और हम आपको बता दें कि 2018 से आगे प्रधानमंत्री जो जनधन योजना को जारी रखने के लिए देश में उभरते जो वित्तीय समावेशन का एक परिदृश्य एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन गई थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आखिर हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। एक नजर हम इस पर देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात किए, इसके 6 स्तंभ पर बात किया जाता है। इसके 6 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ यह है कि इस योजना के तहत बैंकिंग सेवाओं के सभी को सुलभ करवाया जाए। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी तकनीकी एक अशिक्षा का कारण बन गया है, अभी भी तकनीकी पूरी तरीके से जागरूकता नहीं हो पाया है। तो बैंकिंग सेवाएं सभी सुलभ कराना, ऋण गारंटी कोष बनाना ताकि सभी को आसानी से लोन प्रदान हो, है ना। वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल एक तरीके से कह सकते हैं कि जागरूकता होनी चाहिए, है ना। सूक्ष्म बीमा की बात की जाती है। आप सभी को पता है कि किसानों के लिए आपको 1 लाख का बीमा भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत होता है तथा ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है तथा असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना की व्यवस्था भी इस योजना के तहत किया गया है। तो ये 6 स्तंभ है जो कि हमारे मुख्य परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरीके के प्रश्न का, इस तरीके के जो विषय हैं आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस योजना के बारे में भी। सबसे पहले अगर हम बात करें इस योजना की, अगर हम बात करें तो जनधन योजना की जो घोषणा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी। लेकिन भारत में 28 अगस्त 2014 से ये हमारा जनधन योजना भारत में लागू हो चुका था, शुरुआत इसकी हो चुकी थी। और इसी योजना के अंतर्गत देश के गरीब लोगों के बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में 0 बैलेंस पर खाता खोलने की बात कही गई थी, चाहे वो खाता खोलने की बात कही गई थी। दूसरी बात, जिन खातों से आधार कार्ड लिंक होगा उन्हें 6 महीने के बाद 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की सुविधा और उस साथ में डेबिट कार्ड, किसान कार्ड से में 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा, इस तरीके की सुविधा इस योजना के तहत प्रदान करने की बात की गई थी। तो ये जनधन से संबंधित आपकी जानकारी जो है हमारे मुख्य परीक्षा के GS3 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार के कुछ फैक्चुअल डेटा जो है हमारे प्रारंभिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बात करते हैं, जैसा कि हमने ये देखा जो हमारे लिए आज का द हिंदू का खबर था, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप देख सकते हैं तो ये है आपका, आप सभी को पता है
कि हमारे देश में उर्वरक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है खाद्यान्न को संपूर्णतः रूप से भारत देश के अंदर में उपलब्ध कराने में। आप सभी को पता है कि जो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में सक्षम बनाया। तो इसका सबसे प्रमुख आज की खबर की अगर हम बात करें तो एक तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में यह दिया गया है कि अक्टूबर के महीने से भारत ब्रांड के तहत जो है सब्सिडी वाला उर्वरक प्रदान किया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि यूरिया और डीएपी जो कि दोनों उर्वरक हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो यूरिया और डीएपी को हम डायमोनियम फॉस्फेट सहित की बात हम लोग कहते हैं। तो ये सभी प्रकार की सब्सिडी वाले जो उर्वरक अक्टूबर से एक ही ब्रांड से आएंगे, उस ब्रांड का नाम है भारत ब्रांड के तहत केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है, जिसका मेन मकसद या कह सकते हैं कि लोगो या उद्देश्य की बात कहें, एक राष्ट्र एक उर्वरक की पहल की बात की गई है। एक राष्ट्र एक उर्वरक, जिस प्रकार से वन नेशन वन कार्ड का कॉन्सेप्ट है, वैसे एक राष्ट्र एक उर्वरक पहल के हिस्से के रूप में पूरी भारत में भारत ब्रांड नामक उर्वरक, सब्सिडी वाले उर्वरक पूरी भारत में बेचा जाएगा। यह हमारे केंद्र सरकार का पहल है। दूसरी बात, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है, हम सभी को पता है कि किसानों को उर्वरक के समय पर आपूर्ति करने के लिए यह सुनिश्चित करने की बात करती है, आपूर्ति में एक रूपता लाना, यूनिफॉर्मिटी लाना, या आप कह सकते हैं। इसके लिए यह भारत बॉन्ड बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। उच्च माल भाड़ा शुल्क के रूप में सब्सिडी के बोझ को कम करना, या कह सकते हैं कि वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रांड वरीयता के कारण उर्वरक एक क्रिस क्रॉस परिवहन बन गया है। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक एक लंबी दूरी के लिए उर्वरक के क्रिस क्रॉस मूवमेंट को रोक देगा। यह बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ साथ में रसद लागत को कम करेगा और पूरे वर्ष जो है उर्वरक की उपलब्धता हमारे भारत देश में बनी हुई रहेगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसानों के लिए और हमारे देश के लिए उर्वरकता को मद्देनजर रखते हुए। तो ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से ये घटना थी, एक तरीके से ये न्यूज़ था जो हमारे एग्जाम के लिए। तो इसी प्रकार से रोज डेली करंट अफेयर में तरुण आईएएस के चैनल पर आप बने रहें और बेहतर होगा, ताकि आप तक ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समसामयिक घटनाएं आपके मोबाइल तक, आपके घरों तक पहुंच जाए आसानी से। इसके लिए बेहतर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।